हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वंस अगेन यूट्यूब चैनल एग्जाम चैंपियन ऑफिशियल। तो चलिए आज हम लोग जो है आज का हम लोग का 13 जो है लेक्चर है मॉडर्न हिस्ट्री का हम लोग ये पढ़ रहे हैं। और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको सभी सिविल सर्विसेज से रिलेटेड और सारी एग्जामों से रिलेटेड इस पर आपको अपडेट और क्लासेस मिलते रहेंगे, जिससे आपका तैयारी बहुत आसान होगा और रिविजन करने में भी आसानी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। 1713 में साहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा का पद प्रदान किया। पेशवा का मतलब प्रधानमंत्री के समान होता था, ठीक है। ये 1713 में 1720 तक मराठा बने रहे। इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि मुगलों के साथ दिल्ली की संधि माना जाता है। यह संधि सैयद बंधु हुसैन अली तथा बालाजी विश्वनाथ के मध्य हुआ था। 1719 में इस संधि का मुख्य उद्देश्य मुगल बादशाह फारुखसियर को सत्ता से हटाना था। इस संधि के अंतर्गत मराठे को दक्षिण के 6 सूबों से चौथ एवं सरदेश मुखी वसूलने का अधिकार प्राप्त हो गया, जिसके बदले में मराठों को आवश्यकता पड़ने पर 15,000 की घुड़सवार सेना की मदद करनी थी और इसके अलावा मराठों की 10 लाख रुपया वार्षिक मुगल बादशाह को देना था। यह संधि मराठों के लिए कितनी ज्यादा लाभदायक थी, इसके विषय में रिचर्ड टेम्पल महोदय ने संधि को मराठों के लिए मैग्ना कार्टा कहा। दिल्ली की संधि पर हस्ताक्षर मुगल शासक रफीउद्दर्जात के द्वारा किया गया था और ये क्वेश्चन पूछा गया था पेशवा में। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये यूपी पीसीएस 2025 का है, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया था कि उनके कालक्रम अनुसार लगाइए। तो पहले जो इसमें आया था बालाजी विश्वनाथ थे 3 नंबर 1 पे, इस दोनों काट देंगे। फिर बालाजी विश्वनाथ बाजीराव प्रथम यानी 3-1 बालाजी विश्वनाथ बाजीराव प्रथम बाला बाजीराव यानी 3-1-2, लास्ट में माधवराव, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कितना जरूरी है। 2024 में भी आया था और 25 में भी आया है। तो ये मेरे नोट से पढ़िए, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। पेशवा जो थे 7 पेशवा बने थे। पहला जो थे वो बालाजी विश्वनाथ थे। उनके पुत्र जो थे बाजीराव प्रथम थे और उनके जो पुत्र थे बाला बाजीराव और रघुनाथ राव। और रघुनाथ राव जी के एक पुत्र थे बालाजी राव सेकंड, अंतिम पेशवा जो थे। और उनके जो बाला बाजीराव के पुत्र जो थे माधवराव नारायण विश्वास राव का मृत्यु हो गया था और माधवराव नारायण राव, फिर उसके बाद रघुनाथ राव बने थे, माधवराव नारायण रघुनाथ राव, फिर उसके बाद माधवराव सेकंड, फिर उसके बाद लास्ट में जो बने थे वो बाजीराव सेकंड बने थे, ठीक है। याद रखिएगा कालक्रम अनुसार, यानी बालाजी विश्वनाथ बाजीराव प्रथम, बाला बाजीराव, माधवराव नारायण राव, फिर माधवराव सेकंड, फिर नारायण राव। फिर से याद कर लीजिए, बालाजी विश्वनाथ बाजीराव प्रथम, बाला बाजीराव, माधवराव नारायण राव और उसके बाद बाजीराव सेकंड, ठीक। और बात करते हैं बाजीराव प्रथम के पेशवा बनने के बाद निजामुल मुल्क आसफ जाह ने दक्षिण में स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना की। मराठों को आपस में लड़ाने के लिए कोल्हापुर गुट को प्रोत्साहित किया। इसलिए बाजीराव फर्स्ट ने 7 मार्च 1728 को पालखेड़ के युद्ध में निजाम को पराजित किया। उसके साथ मुंगी शिवगांव यानी जो है मुंशी शिवगांव की संधि की। इस संधि के अनुसार निजाम ने साहू को चौथ तथा सरदेश मुखी देना स्वीकार कर लिया। संभाजी सेकेंड को सहायता न देना स्वीकार किया। विजित क्षेत्रों को वापस देने तथा बंदियों को छोड़ने की शर्त भी स्वीकार किया। निजाम का मराठों से पराजित होने के परिणाम स्वरूप दक्षिण में मराठों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई और सतारा गुट और कोल्हापुर गुट का विवाद भी 1731 में जो है पारना की संधि से समाप्त हो गया। आगे बात करते हैं। संभाजी सेकेंड ने साहू को मराठा छत्रपति स्वीकार कर लिया। मतभेद समाप्त हो गया। 1737 में बाजीराव प्रथम ने केवल 500 सैनिक घुड़सवार के साथ दिल्ली पहुंच गया। वहां 3 दिन तक रुका, जिससे जो है आनंदित होकर के मुगल बादशाह ने मालवा की सूबेदारी तथा 13 लाख रुपया वार्षिक नगद धनराशि की अदायगी जो है का आश्वासन दिया, जिसके बाद बाजीराव प्रथम वापस चला गया। मुगल बादशाह ने मराठों को पराजित करने के लिए निजाम को भेजा, किंतु बाजीराव फर्स्ट ने निजाम को भोपाल के पास घेर लिया और स्थिति उत्पन्न कर दी। निजाम को 1738 में दुरई सराय की संधि करनी पड़ी। इस संधि से मराठों को बहुत लाभ हुआ। बाजीराव फर्स्ट के कार्यकाल में 1739 में जो है चिमनजी के नेतृत्व में कराड़ने में पुर्तगालियों ने उत्तरी क्षेत्र में स्थित उनकी राजधानी बसीन पर अधिकार कर लिया, जो यूरोपीय शक्ति के विरुद्ध मराठों की जो है महानात्मक विजय की। इस क्षेत्र से प्राप्त राजस्व की जो है आय 2.5 लाख रुपया वार्षिक थी। बुंदेलखंड की बात करते हैं तो बुंदेलखंड के मालवा के पूर्व यमुना और नर्मदा के बीच था। ये छत्रसाल राजा थे, इलाहाबाद की सूबेदारी के बीच आता था ये, ठीक है।
1728 में बंगस खां को पराजित किया बाजीराव फर्स्ट ने, जिससे खुश होकर मस्तानी नर्तकी को बुलाया गया था राजा ने। कालपी, सागर, झांसी एवं हृदय नगर की जागीर दे दी थी बाजीराव फर्स्ट को। आगे बात करते हैं गुजरात। गुजरात का जो सेनापति था वो त्रयंबक राव जो है दामदे जी गुजरात से थे। चौथ एवं सरदेश मुखी वसूलते थे। साहू ने उन्हें गुजरात की जिम्मेदारी प्रदान कर दी थी, किंतु दमादे एवं महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व थे और वे गुजरात की जिम्मेदारी से संतुष्ट नहीं थे, बल्कि वे गुजरात एवं मालवा की संयुक्त चौथ पर अधिकार करना चाहते थे। किंतु जब उन्हें मालवा का चौथ नहीं मिला तो उसने निजाम से मित्रता कर ली। इसलिए दवादे के प्रभाव को रोकने के लिए बाजीराव फर्स्ट ने 1731 में डमोई के युद्ध में दवादे को पराजित करके उसकी हत्या कर दी और उनके स्थान पर पीलाजी गायकवाड़ को गुजरात का अधिकार प्रदान किया और अंततः 1738 में गुजरात को प्रत्यक्ष रूप से मराठा साम्राज्य में मिला लिया गया। 1740 में महज 40 वर्ष में बाजीराव फर्स्ट का निधन हो गया। उसके बाद उसका पुत्र बालाजी बाजीराव यानी बालाजी विश्वनाथ फिर बाला बाजीराव प्रथम अगला मराठा पेशवा बना। बालाजी बाजीराव नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था और बालाजी बाजीराव की अपने पिता की भांति मात्र 20 वर्ष में मराठा पेशवा बना। मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार जो है बालाजी बाजीराव के समय में ही हुआ, किंतु 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की पराजय भी बालाजी बाजीराव के शासनकाल में ही हुआ था। 1750 में मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव तथा मराठा छत्रपति शिवाजी सेकंड के मध्य 1750 में संगोला की संधि हुई। इस संधि के अनुसार पेशवा मराठा साम्राज्य का सर्वे सर्वा हो गया, जबकि मराठा छत्रपति नाम मात्र का छत्रपति रहा। बालाजी बाजीराव के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना पानीपत के तृतीय युद्ध को माना जाता है, जिसके युद्ध में मराठों को सर्वनाश हो गया था। 1757 में रघुनाथ राव एक सेना के साथ दिल्ली पहुंचा और मुगल बादशाह ने मराठों से संधि कर ली और उसके सहयोग से अहमद शाह अब्दाली की प्रतिनिधि नजमीद्दौला को फिर बख्शी पद से हटा दिया गया। 1758 में रघुनाथ राव पंजाब पहुंचा और अहमद शाह अब्दाली के पुत्र राजकुमार तैमूर को पंजाब से निकाल दिया और अदीना बेग खां को 75 लाख रुपए वार्षिक कर के बदले पंजाब का गवर्नर नियुक्त कर दिया और अदीना बेग मृत्यु के बाद यह पद साबाजी सिंधिया को दे दिया गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब्दाली ने मराठों की चुनौती स्वीकार की और भारत पर आक्रमण करने का विचार किया। अब्दाली के आने से पहले ही नजीबुद्दौला ने अवध के नवाब सुहेलउद्दौला और जो है सदुल्ला खां, हाफिज मुह खां तथा बुंदी खां को अपने पक्ष में मिला लिया। वहीं दूसरी तरफ गाजीउद्दीन ने 30 नवंबर 1759 को मुगल बादशाह आलमगीर सेकंड की हत्या करवा दी, जिसके कारण अब्दाली गाजीउद्दीन को दंडित करना चाहता था। इन्हीं सब कारणों से पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को अफगानिस्तान के शासक अब्दाली तथा मराठों के बीच हुआ। मराठों की ओर से सदाशिव राव विश्वास राव ने किया, किंतु युद्ध के दौरान ही मल्हार राव होलकर युद्ध से भाग गया और अंततः इस युद्ध में सदाशिव भाऊ और विश्वास राव भी मारे गए। मराठे सैनिक तो गिनती नहीं की जा सकती थी। इस युद्ध में मराठों की तोपखानों का नेतृत्व इब्राहिम खां गारदी के द्वारा किया गया था, किंतु वह भी कारगर साबित नहीं हुआ, जबकि अब्दाली का तोपखाना जो मराठों का सर्वनाश कर दिया, ऊँट पर रखा हुआ था और चारों तरफ घूम सकता था, उसने मराठों का सर्वनाश कर दिया। इसकी घटना बालाजी बाजीराव को एक व्यापारी के द्वारा कूट भाषा में दिया गया कि 2 मोती विलीन हो गए और 22 से 27 जो है सोने की मोहरें लुप्त हो गई तथा चांदी और तांबे की गिनती नहीं की जा सकती। बालाजी बाजीराव सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी मृत्यु हो गई। तृतीय पानीपत का प्रत्यक्षदर्शी काशीराम पंडित को माना जाता है। आरबी सरदेसाई महोदय ने कहा, इस युद्ध ने यह तो निर्णय नहीं किया कि कौन भारत पर शासन करेगा, लेकिन मराठा तो नहीं करेंगे यह तय हो गया था। सिडनी ओवन ने कहा, यह युद्ध मराठा शक्ति कुछ काल के लिए चूर चूर हो गई। यद्यपि यह बहुमुखी दैत्य मरा तो नहीं, किंतु मंत्री भांति सोया रहा और जागा तो अंग्रेज तैयार थे। ठीक है, यहाँ से और हम लोग आगे कंटिन्यू क्लास करेंगे, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा।